नाउ whenever we hear about any great musician, अभी विलायत खां साहब का एग्जांपल हमने लिया था, या फिर उस्ताद आमिर खान साहब हो गए, जो ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने रियाज के ऊपर बहुत बोला है, बहुत काम किया है, और ऐसे म्यूजिशियंस जिनके आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल में ही रियाज एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। जैसे उठ के कोई पूजा करता है, वैसे उनका सुबह उठने के बाद खरज का रियाज, गले का रियाज। विलायत का सबका तो फेमसली एक फ़ोटो भी है, आपने देखा होगा, जिसमें वो सितार के साथ सो गए हैं रात के वक्त में, कि रियाज कर रहे हैं और फिर थक गए, सो गए ऐसे। तो पुराने टाइम में ना ये सब पॉसिबल था, क्योंकि पुराने टाइम में क्या था कि लाइफ इतना फास्ट नहीं था, सब स्लो था, सबके पास काम करो, फिर उसके बाद शाम को, रात को वक्त आराम से अपने लिए होता था, सुबह का वक्त अपने लिए होता था, फैमिली के लिए होता था। अब तो थोड़ा सब फास्ट हो गया है। तो उस वक्त पे ये प्रैक्टिकल था। कितने सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं आज के दौर में भी और पुराने दौर में भी, जो बैंक में नौकरी करते थे, गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, और साथ में वो एक बहुत बड़ा फ्लरिशिंग करियर भी करते थे। ऐसे बहुत म्यूजिशियंस है। बट नेवरदलेस हम हमारी जर्नी में रियाज़ कैसे करेंगे, क्या कर सकते हो प्रैक्टिकली, जो आप अगर से आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप कॉलेज गोइंग हो, और आपको थोड़ा ही वक्त मिलता है, 1-1.5 घंटा ही मिलता है, तो क्या कर सकते हो, उस पर थोड़ा बात करते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फ्लूट। ओके, सो यू विल ऑलवेज, एंड आई मीन दिस ऑलवेज, यू विल स्टार्ट विथ लॉन्ग नोट्स। उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी घराने का सीखो, या फिर कोई भी गुरु के पास सीखो, या कुछ भी बजाओ, बॉलीवुड बजाओ या क्लासिकल बजाओ, आपको शुरुआत बांसुरी में लॉन्ग नोट से ही करना पड़ता है। एंड आई विल से रेशियोज में मैं आपसे बात करूंगा, आई वुडेंट से इट इन मिनट्स और टाइम, बिकॉज टाइम देख के नहीं रियाज होता है, रेशियोज में हम बात करते हैं। सो से यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर से एन आवर फॉर एग्जाम्पल अभी, तो आउट ऑफ दैट at least I would say 20 to 25% of the time should be devoted to long notes. Okay, and there's a very important reason why I am saying this. See, when you learn writing or when you learn to draw, अगर आपके स्ट्रोक्स जो है ना ड्राइंग के, वो सीधे नहीं होंगे, से व्हेन यू आर ड्राइंग एंड आपको कुछ एक बनाना है, सीनरी बनाना है, माउंटेन बनाना है, कुछ ड्रॉ करना है, if your strokes aren't straight, if you don't know how to draw a straight line, if you don't know how to draw a stable line, how can you uh, how can you draw anything for that matter? तो वैसे ही बांसुरी में साउंड क्लियर आने के लिए पहली स्टेप हमारी होती है कि आपका एक एक सुर जो है वो क्लियर बजना चाहिए, और वो करने का जो काम है वो लॉन्ग नोट्स में होता है। एंड लॉन्ग नोट्स क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा देर के लिए एक सुर को सस्टेन करते हो ना, तो अपने आप वो सुर जो है उसका वॉल्यूम भी आप कंट्रोल करते हो। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वन नोट इन 5 seconds विथ फुल वॉल्यूम, यू प्ले इट फॉर 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds, जिससे टोन भी आपका अच्छा होता है। और ये लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी एक चीज़ आपको करनी है, विच इज़ डायनामिक रेंज की प्रैक्टिस। मतलब आपने शुरू किया बजाने को सॉफ्ट ब्लोइंग के साथ, फिर उसके बाद मीडियम ब्लोइंग, और फिर थोड़ा लाउड ब्लोइंग। सॉफ्ट बजाते वक्त बांसुरी थोड़ी बाहर टिल्ट होगी, मीडियम बजाते वक्त तो सेंटर में रहेगी, जब जोर से ब्लो करोगे तो बांसुरी अंदर आ जाएगी। वो जो माइक्रो एडजस्टमेंट्स है जो ऑटोमेटिकली होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 25% ऑफ द रियाज शुड बी डिवोटेड टू टेक्निक। उसमें आप अपने टेक्निक के लॉन्ग नोट्स, सीधे लाइंस आपने अभी कर लिए है, अब उसको जोड़ के प्रैक्टिसेस आपको करनी है। जैसे इफ़ यू आर से जस्ट स्टार्टिंग आउट विद एन ई बेस फ्लूट, अभी नई 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 आपकी जर्नी है, तो पहले प ध नि सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध प, इसको बजाओ 100 बार, 500 बार, 1000 बार। फिर प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प, फिर ऊपर के प तक बजाओ, फिर नीचे तक बजाओ। ऐसे कर करके पहले आप आपका जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी,
बोलना है वो आपको सीखना है। अब इसमें ना पंडित सुरेश सावरकर जी कहते हैं कि वो 100 बार 500 बार 1000 बार वो क्यों है, क्योंकि जैसे पहले पहले आप बजाते तो आपको समझता है कि ऐसा कुछ है, थोड़ा और वक्त जाता है तो थोड़ा अच्छे से आने लगता है, क्लैरिटी आती है, सुनने में अच्छा लगता है, आपको ईज मिलता है। बट एक 1000 बार होने के बाद ना वो उसमें से वो कहते हैं वो तेज आने लगता है। तो सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो मज़ा आ रहा है, कुछ टोन अच्छा आ रहा है, सुर अच्छे लग रहे हैं, ईज तो है ही, और साथ ही साथ असर हो रहा है। When you listen to something, it stays with you। और ये असर होता है, मतलब अगर आपने आ, हरी जी का कोई भी रिकॉर्ड सुना है, मैं तो हाल ही में उनको 2 साल पहले जब लाइव सुना था, उन्होंने पीलू बजाया था, वो सुन के तभी भी मुझे रोंगटे खड़े हो गए। या निखिल बैनर्जी जी का मुझे बहुत पसंद है, उनका टोन सितार का जो है, ट्यूनिंग जो तरफ की होती है। अम्मा जी का, इन राजम जी, डॉक्टर इन राजम जी का एक सूर लगाता है बस, तो एक डिविनिटी होती है उसमें। तो दैट इज समथिंग दैट comes only with repeated practice. And Subhay, we were talking about this. It's exactly like building your body or building any habit. You have to just do this again and again. और कुछ नहीं करना। सारे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे ब ग रे सा। तो गाना भी आप कर पाओगे, बजा भी पाओगे, ताल में भी आप अच्छा करोगे। फिर वो होने के बाद अगर आपके पास वक्त है तो वो जो 25% आपने जो से अभी फॉर एग्जांपल अभी गोरख कल्याण राग चालू है या फिर काफी चालू है, भीम पलास चालू है, तो आपने कोमल ग कोमलनी के साथ सब रियाज कर लिया। कल को हम तोड़ी कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो सब तोड़ी में करोगे आप। जो राग चल रहा है उसके हिसाब से थाट की प्रैक्टिस करना। अभी इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे 2-3 घंटे अगर आपको मिले हैं, तो ये जो 25% टाइम है ना, उसमें आप थोड़ी थाटों की प्रैक्टिस, जो हमारे 10 थाट म्यूजिक में होते हैं वो, और उसके साथ साथ और बहुत इंपॉर्टेंट जो बांसुरी के लिए है वो है क्रोमैटिक प्रैक्टिस, वो आपको करना है। क्रोमैटिक मतलब, अभी मैं दूसरे फ्लूट पे दिखाता हूँ, ये तो रोड साइड फ्लूट है, पर जस्ट एग्जांपल के लिए क्रोमैटिक मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या हो गया, हमारी फ्लूट जो है 6 होल्स है, उसमें पौधा निसा रेगम पर कल्याण थर्ड जो है ये सिंपल बजेगा। बट कोमल ध कोमल नहीं, इसमें आपको मुश्किल आती है। तो उसको अच्छा करने के लिए इसमें अवरोह में आप देखोगे तो चैलेंजिंग है। इतना इजी आरोह है उतना इजी अवरोह नहीं है। हाँ? उसकी प्रैक्टिस, और उसको, अब आप में से बहुत लोगों के पास 2-2 3-3 फ्लूट्स है, सब पैशनेट है, किसी की पहली पुरानी फर्स्ट फ्लूट, सेकंड फ्लूट, अलग अलग मेकर्स की फ्लूट है। एक फ्लूट पे अच्छे से करो, क्योंकि हर एक फ्लूट में ना आपका उंगलियां जो है ना वो अलग अलग मूव होती है। ये गाड़ी की तरह ही है, रोज गाड़ी चेंज करेंगे तो फिर टाइम जाएगा एडजस्ट होने में। तो एक कोई एक फ्लूट लो, उस पर चलो। हाँ, 2-3 महीने 4 महीने, मैं ऐसे 2-2 3-3 महीने एक एक फ्लूट पे रियाज करता हूँ, वो अच्छी लगती है। कभी थोड़ी चढ़ गई तो दूसरी ले ली, कोई नई फ्लूट ले ली तो उस पर काम चल रहा है ऐसे। तो ये हो गया आपका 50% जो है रियाज का वक्त, टेक्निक और मास्टरी पे, बेसिक्स की मास्टरी पे। अब बचे 50% की बात करते हैं। अब ये जो है ये वेरी होगा। आप अगर बिगिनर है, आपने जस्ट शुरुआत की है, तो ये 50% जो टाइम है ये सिर्फ आप अलंकार को दोगे। जो 25% में आपने स्केल प्रैक्टिस कर ली है, क्रोमैटिक थाट बेसिक पर टू पर किया है, अगले 50% टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको सिखाया गया है, जो आपका पेंडिंग है, वो काम आप करोगे। अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, आप रागों की भी प्रैक्टिस करते हो, तो जो राग चल रहा है उस राग की स्केल, मतलब
पद सारे ग सारे म पद नि पद सारे ग सा नि ध प म ग सारे म ग नि ध नि पद सा। झिंझोटी जो हमारा चल रहा था, तो पूरी उसकी चलन वाली स्केल, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर नहीं, चलन के साथ। या अगर आपका कोई टफ राग चल रहा है जैसे बसंत बहार, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा लंबा चलन हो जाएगा। तो उस चलन की पहले स्केल फॉर्म में, जिसमें राग नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, एंड उसके बाद फिर उसमें चलन की प्रैक्टिस। अब चलन जब करोगे तो उसको आलाप फॉर्म में ज़्यादा करना है, और हर एक फ्रेज की जो अपनी लय है, एवरी फ्रेज हैज इट्स ओन लय। जैसे रे रे ग रे म ग सा रे नि री ध सा। अब ये मैं रे रे ग रे म ग सा रे नी ऐसे करूँगा तो नहीं चलेगा। तो जो उस राग की, उस फ्रेज की लय है, उसके साथ आपको काम करना है। ये आप ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ करो क्लास के रिकॉर्डिंग में। आजकल तो वेबसाइट पे सब जगह पे यहाँ वहाँ वीडियोस तो मैंने डाले हुए हैं, आपके पास भी ऑडियो होता है, उसके साथ करो। और फिर ये हो गया साइकिलिंग विथ हेल्प। फिर उसके बाद बिना विदाउट हेल्प, तो याद खुद करके माहौल बन रहा है या नहीं देखना है, और उसमें खुद को रिकॉर्ड भी करो, माइक लगाओ, या फिर सिर्फ फ़ोन पे भी करो, आजकल फ़ोन भी बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चलन का पार्ट। चलन के बाद आता है आलाप जोड़ झाला, जो आपका इमेजिनेशन है। आलाप जोड़ झाला शुरुआत में आप अगर खुद से कुछ इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा है, मन से नहीं आ रहा है कुछ, तो सुन सुन के करो, लिख के करो, बकायदा चलन लिख के, उसमें आलाप भी लिख के करो, चलेगा। 10 पेज भर जाएंगे चलेगा, पर लिख के करो। पर वो नहीं, अगर आप मतलब कर पा रहे हैं, तो सिर्फ सुन के साथ में बजाने का प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। और आप सब तो अभी थोड़ा आलाप खुद से बजा पाते हैं, तो अपने आप को चैलेंज देना है कि मैं 5 मिनट इस राग का आलाप करूंगा, अब मैं 15 मिनट इस राग का आलाप करूंगा, मैं 30 मिनट्स तक ये राग का आलाप करूंगा। से राग के कैपेसिटी के हिसाब से करना है। एक फ्रेज लेनी है, और उस फ्रेज में से क्या क्या आ सकता है देखना है। एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज में जाना है, और वो जाते वक्त देखना है कि क्या करके और वो म्यूजिकल लग सकता है। ऐसे अलग अलग तरीके से बस उस राग को, उन फ्रेजेस को एक्सप्लोर करो। हर एक राग में हर एक जो फ्रेज है ना, दैट फ्रेज लीड्स समवेयर। जैसे रे ब प द नि द म ग रे ग रे नि। अब ये नी के बाद ध नि प ध सा, ये आने ही वाला है। या फिर रे म प द नि ध नि प, इसके बाद ध नि द सा, ऊपर ही जाएगा ना वो, नीचे नहीं आएगा ऐसे। तो ये अंदाजा बनने लगता है, इंट्यूशन होने लगता है वो एक। और इंस्टिंक्ट बनने के लिए पहले बहुत गधा मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत लिखना पड़ता है। हाँ, तो भर भर के बुक्स जो है, बुक्स पूरे भर देने हैं। हाँ, भर सब चलन के साथ। और आपको सबको, बहुत लोगों को एक्सेस दिया हुआ है मेरे रिकॉर्डिंग्स का, जितना हो सके उसमें से अलग अलग राग, ऐसे ही वक्त होगा तो जॉट डाउन करो बस क्या चल रहा है। और सुनने में तो बहुत, जैसे अभी उल्लास कशाळकर जी हो गए, हरि जी हो गए, अम्मा जी हो गए, निखिल बैनर्जी है, आ, और सबसे मतलब अगर आपको थोड़ा समझता है तो पंडित गजानन बुआ जोशी जी है, उनके रिकॉर्डिंग्स, क्लास के रिकॉर्डिंग सुनो। उसमें बहुत उन्होंने सब राग गा के एक्सप्लोर करके इजी आपको दे दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ तक आप आ गए, तो नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। कुछ नहीं, आपको जो बंदिश है उसको बस लर्न करना है, और बंदिश को बस जस्टिस देनी है। तो ये इतना आसान नहीं है वैसे, जितना हो सके उतना कोशिश करनी है कि बंदिश जो है, उस उसमें जो पोएट क्या कहना चाह रहा है, वाग्यकार जो कंपोजर है वो क्या कहना चाह रहा है,
और वो राग का कौन सा छटा आपको दिखा रहा है, उस पर गौर करके वैसे वो बजाना है। हर एक बंदिश अलग होती है, कोई विलंबित ख्याल अलग होता है, मध्य लय में उसका हेतु अलग होता है, द्रुत का तो हेतु तो तानबाजी होता है, वो अलग होता है, लयकारी होता है। तो ऐसे हर एक राग की बंदिशें बैठानी है। उसमें आपको हर एक राग की कम से कम 5 बंदिशें आनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 बंदिशें। उसमें एक दो गत, दो तीन बंदिशें, ऐसा आना ही चाहिए। हाँ, परफॉर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, पर बता होना चाहिए ना राग में क्या क्या और पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है हमारे म्यूज़िक में। अब ये सब होने के बाद अगर वक्त बचता है तो एक परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने जो सब कुछ बजाया, जो सब रियाज किया, उसको लोगों के सामने आप कैसे बजाएंगे उसका रियाज करना। हाँ, उस पर बाकायदा आप कैसे बैठेंगे, कहाँ पे आप आपका आईपैड रखेंगे, कहाँ स्पीकर रखेंगे से लेकर क्या बोलेंगे से लेकर कैसे एंड करेंगे, ये पूरा रियाज उसमें होता है। हाँ, अब जिनको प्रिविलेज है दिन में 2 बार बैठने का, 3 बार बैठने का रियाज को, अगर ऐसे सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऐसे अगर आप कर सकते हैं, तो सुबह का वक्त, दोपहर का वक्त, जो पहला हाफ है वो रियाज के लिए रखिए, और सेकेंड हाफ जो है वो इसके लिए रखिए। हाँ, वो स्पोर्ट जैसा है, पहले आप थोड़ा वर्कआउट तो कर लो, फिर खेलो कुछ ऐसा। हाँ, अभी ये परफॉर्मेंस का भी जैसे अभी स्वरूप हो गया, और जो कोई करियर जो करना चाहते हैं, जिनके पास माइक वगैरह है, अंकुर, सुमेय, विट्ठल जी, आपके पास सबके पास माइक है अच्छे अच्छे, तो आप लोग थोड़ा अच्छा फ्रेम लगाकर एक 15 मिनट का राग का रिकॉर्डिंग, आधे घंटे का राग का रिकॉर्डिंग, कोई आपका तबला प्लेयर अगर दोस्त हो तो उसके साथ, या फिर कोई आपका जैसा भी सुमेय भाई आपका सितार बजाता है, तो कोई साथ में कोई म्यूजिशियन हो, उनके साथ थोड़ा बजाकर ऐसा एक परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करनी। तो खुद को ही आप देखोगे फिर, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, या फिर अरे मेरा अच्छा बज रहा है पर जैसा बैठा हूँ ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा पोस्चर अच्छा हो सकता है, या फिर दिख रहा है एकदम बहुत बढ़िया बजा रहा हो, एकदम ही बेसुर बजा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन की बात है, वो उसके लिए आपको ये करना है। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली डिवाइड योर प्रैक्टिस। Now, beyond this, there's another practice that goes on throughout, and that's, I wouldn't say riyaz, but more of assimilating learning, which is listening to music. बहुत सुनना है, हावरटा सारखं, म्हणजे भूक लागल्यावर कसं आपण खातो असं बहुत सुनना है, तब जाके आपके म्यूजिक में से वो बजा पाओगे। इट्स लाइक इफ यू डोंट हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स, इफ यू डोंट नो व्हाट टू प्ले, if your technique is very good, it will not sound musical. Just like we see a lot of musicians who are very good with technique, but when told to play any rag or perform, they will not be able to play for a long time. या फिर whenever they'll be able to, whenever they'll play, it will be very monotonous or very technical. So you have to also make sure that as an aspect is worked on. If not naturally, then थोड़ा सा फिक्स करके, जैसे हर एक वेरिएशन भी ऐसा फिक्स करके रखना है, मैं भी ऐसे करूंगा, ऐसे भी करूंगा, जोक्स भी रेडी रखने हैं। कोई बंदिश ऐसी होगी एकदम उसमें, फिर कोई ऐसे रोमांटिक बंदिश है, फिर आपको बोलना है इसमें तानबाजी करूंगा ज़्यादा तो कैसे लगेगा, ऐसा कुछ छोटे मोटे 2-3 जोक होने चाहिए आपके पास। ये सब परफॉर्मेंस का पार्ट है। हम्म? तो इस सब पे आप सभी लोग सोचो, इसको लिख के रखो, और ऐसा एक टारगेट बनाओ। मतलब आप जब रियाज करने को बैठोगे, तो द मोमेंट यू सिट फॉर प्रैक्टिस, अंदाज़ा लो कि हाउ मच टाइम यू हैव। इफ़ यू हैव से 1 आवर, तो ऐसे उसको 15-15 मिनट, आधा घंटा ऐसे डिवाइड करो। इफ़ यू हैव 5-10 मिनट्स, तो थोड़ा सा लॉन्ग नोट्स बजा के राग बजा दो, बंदिश प्रैक्टिस कर लो। इफ़ यू हैव
2-3 आवर्स, तो फिर आप आराम से कर सकते हो। तो आप फिर टेक्निक प्रैक्टिस करके फिर आराम से राग सुनो, कुछ किसी अच्छे आर्टिस्ट का सुनो, इंस्पिरेशन लो, कुछ नया बंदिश लर्न करो, कुछ नया गाना लर्न करो, कुछ गज़ल लर्न करो, कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगता है उस थोड़ा उसको और विस्तार से करो, बट ऐसे ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, ये एक थोड़ा सा बस, सब क्योंकि नए भी लोग हैं आज तो ये बताना था, इसको आप थोड़ा सा ट्राई करना।